माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? हमारा जो घर था वो तो अब टूट गया है ना, तो अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बताओ ना माँ। शांत हो जा मेरी बच्ची। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगी तुम सबके लिए। माँ, मुझे भूख लग रही है। रात से मैंने कुछ नहीं खाया और 2 दिन हो गया है हमें इस तरह से भटकते भटकते। आखिर और कितने दिन भटकना होगा माँ? माँ, एक काम करते हैं, हम दादी के घर चलते हैं। क्या पता दादी को हम पर तरस आ जाए और दादी हमें घर में रहने दे। काश कि ऐसा होता बेटा, पर तुम तो जानते हो ना कि हमें अपना घर छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी दादी हमें अपनाएंगी। पति की मौत के बाद जमुना के ससुराल वालों ने जमुना को घर से बाहर निकाल दिया था। जमुना अकेली ही अपनी 5 बेटियों को लेकर अपने छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जमुना अपनी 5 बेटियों को लेकर यहां वहां भटक रही थी। दरअसल भारी बारिश के कारण जमुना का कच्चा मकान ढह जाता है, जिस वजह से उनके सर से छत हमेशा हमेशा के लिए छिन जाती है। बेचारी यहां वहां दर दर की ठोकरें खा रही थी। अच्छा, तो तुम 5 यहीं बैठो, मैं जरा हमारे रहने के लिए कुछ इंतजाम करके आती हूँ, और हो सके तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना भी ले आऊंगी। जमुना अपनी बेटियों को वहीं सड़क किनारे छोड़कर अपने रहने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ती है। जमुना एक एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब, आसपास मुझे किराए के लिए कोई कमरा मिल जाएगा क्या? वह दरअसल बरसात की वजह से मेरा घर टूट गया और मुझे फिलहाल के लिए एक किराए के कमरे की जरूरत है। वो जो सामने वाली गली दिखाई दे रही है ना, उस गली में एक सुमित्रा नाम की औरत रहती है। उस औरत के पास बहुत सारे कमरे हैं और वो ज्यादातर लोगों को किराए पर ही रखती है। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर उस औरत से बात कर सकती हो। दुकानदार की बात सुनकर जमुना सुमित्रा नाम की एक औरत के पास जाती है। क्या बात है, किस लिए मेरा दरवाजा खटखटाया तुमने? बहन जी, वो मुझे ना किराए पर कमरा चाहिए था। अगर खाली हो तो क्या आप मुझे कमरा दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारे कमरे हैं। अगर तुम्हें सिर्फ कमरा चाहिए तो तुम्हें 2,000 देना पड़ेगा, और अगर तुम्हें साथ में किचन भी चाहिए तो टोटल 5,000 लगेंगे किचन और कमरे के। नहीं नहीं बहन जी, मुझे सिर्फ आप कमरा ही दे दीजिए, मैं उसी में खाना बना लूंगी। ठीक है, तो 1 महीने का किराया एडवांस देना होगा तुम्हें। अगर तुम एडवांस देने के लिए तैयार हो तो बताओ, मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं। जमुना के पास सुमित्रा को एडवांस देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से जमुना सोच में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी जमुना सुमित्रा को अपने कान की सोने की बालियां उतार कर देती है। बहन जी, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ये सोने की बालियां अपने पास रख लीजिए। जब मैं आपको पैसे दूंगी तब आप ये मुझे वापस कर देना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर सब पता चलता है कि तुम अभी कितनी परेशान हो। कोई बात नहीं, ये वाली तुम अपने पास ही रखो, पर हाँ, समय पर मुझे किराया देते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। आप बस मेरी एक छोटी सी मदद और कर दीजिए। मेरी 5 बेटियां हैं और 5 बहुत भूखी हैं। उनके खाने के लिए थोड़ा सा खाना मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। 2 दिन से हम भूखे प्यासे हैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। सुमित्रा अंदर से जमुना और उसकी बेटियों के लिए खाना लेकर आती है और जमुना को खाना दे देती है। जमुना खाना लेकर खुशी खुशी अपनी बेटियों के पास जाती है और जमुना अपनी 5 बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। जल्दी जल्दी खा लो बेटा, अब हम अपने घर चल रहे हैं। क्या हमारा घर तुमने नया खरीद लिया माँ? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं बेटा, हम सबके लिए किराए पर एक कमरा लिया है हमने। सर छुपाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही था ना। आखिर कब तक हम ऐसे ही सड़कों पर भटकते रहेंगे। जमुना अपनी बेटियों को लेकर अपने किराए के मकान में आ जाती है। जमुना और उसकी बेटियों को किराए का मकान बहुत पसंद आता है। अब जमुना अपने लिए काम की तलाश में यहां वहां भटक रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जमुना सुमित्रा से इस बारे में बात करती है। बहन जी, अगर आपकी नजर में किसी को झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी की जरूरत होगी तो आप मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक काम करो, मेरी एक सहेली है, बहुत अमीर है,
उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो मुझे परसों ही बता रही थी कि उसे एक ईमानदार और अच्छा खाना बनाने वाली नौकरानी चाहिए। तो तुम चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही अपनी सहेली बबीता से इस बारे में बात करती हूँ। सुमित्रा अपनी सहेली बबीता से जमुना की बात करती है। बबीता सुमित्रा की बात सुनकर जमुना को अपने पास काम पर रख लेती है। अब जमुना रोज अपनी 5 बेटियों को स्कूल भेजकर खुद काम करने के लिए बबीता के पास जाती थी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। जमुना की 5 बेटियां प्रिया, काजल, निशा, पारुल, चांदनी सब बड़ी हो जाती हैं। जमुना की बड़ी बेटी प्रिया और काजल वो दोनों ही मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं और निशा सरकारी टीचर की तैयारी कर रही थी। तो वहीं पारुल और चांदनी दोनों 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए। दरअसल बोर्ड एग्जाम भी है, तो बोर्ड एग्जाम की फीस जमा करनी है और इंस्टीट्यूट वाले सर को पैसे भी देने हैं। हाँ माँ, मुझे भी पैसे चाहिए। मेरे ट्यूशन की 6 महीने की फीस बाकी है। टीचर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। माँ, तुम कब पैसे जमा करवाओगी? चिंता मत करो बच्ची, मैं करती हूँ 1-2 दिनों में पैसों का इंतजाम। तुम तो जानती हो ना कि अभी पैसों की कितनी तंगी चल रही है, क्योंकि तुम्हारी तीनों दीदी कॉलेज में पढ़ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि वो तीनों पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करें। पर माँ, हमारी भी तो फीस है ना। कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं 2 दिनों के अंदर पैसों का इंतजाम करती हूँ। जमुना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करे। बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और इसी तरह से शाम हो जाती है और शाम को काजल और प्रिया दोनों अपनी माँ के पास आते हैं और वो दोनों भी अपनी अपनी फीस को लेकर अपनी माँ से बात करते हैं। माँ, वैसे तुम्हें फीस के लिए बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि घर के हालात तो हमारी आंखों के सामने ही है ना। पर हम भी क्या करें माँ, हमें मजबूरन तुमसे पैसों के लिए बोलना पड़ता है। और तुम तो जानती हो ना कि मेडिकल की पढ़ाई में कितना खर्चा आता है। अरे बच्चों, मैं तुमसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए कह रही हूँ। पैसों का इंतजाम करना है ना, उसकी चिंता तुम अपनी माँ पर छोड़ दो। माना कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम सबकी फीस का इंतजाम करती हूँ। जमुना सोच ही रही थी कि वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करे कि तभी बबीता जमुना को फोन करके अर्जेंट में अपने पास बुलाती है। तू आ गई जमुना, मुझे तेरी जरूरत है जमुना, क्या तू मेरी मदद करेगी? हाँ मालकिन, बोलिए, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? जमुना, मेरी माँ का पहले से ही एक किडनी खराब है और पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत बीमार चल रही है। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कर रखा है। माँ की दूसरी किडनी भी खराब हो गई है। उन्हें बचाने के लिए हमें किडनी चाहिए। देख, मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी, तू बस मेरी माँ को बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दे। बबीता की बात सुनकर जमुना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपनी मजबूरी को याद करके जमुना बबीता से कहती है, ठीक है साहब, मैं वैसे भी आपके पास आने ही वाली थी, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, और अगर बदले में मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ी तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मजबूरियों के आगे जमुना अपनी किडनी बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है। घर जाकर जमुना अपनी 5 बेटियों से कहती है, बच्चों, मुझे कुछ महीनों के लिए बबीता मैडम के साथ उनके किसी रिश्तेदार के घर जाना है, और तुम पैसों की चिंता मत करना, पैसे मैं प्रिया के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। तुम सब अपना ख्याल रखना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक एक दूसरे का ध्यान रखना। जमुना अपने बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी किडनी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बबीता के साथ जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, जहां जमुना बबीता की माँ को अपनी एक किडनी दे देती है, तो वहीं बबीता प्रिया के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। और इस तरह से कुछ ही महीने बीत जाते हैं। कुछ महीने बाद जब जमुना अपने घर आती है तो घर जाने के बाद वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे माँ, तुम आ गई, पर तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई माँ? अरे बेटा, अब मैं बुढ़िया हो रही हूँ, धीरे धीरे शरीर तो कमजोर होएगा ही ना। जमुना अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश होती है। देखते ही देखते जमुना की तीनों बेटियां खूब मेहनत करती हैं और एक दिन वो अपने सपनों को पूरा भी कर देती हैं। प्रिया और काजल अब एक डॉक्टर बन चुकी थी, तो वहीं निशा एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई थी। वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घर आती हैं और अपनी माँ को ये खुशखबरी देती हैं। माँ, हमने तुम्हारा सपना पूरा किया। माँ, अब हम दोनों बहनें डॉक्टर बन चुकी हैं।
निशा एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई है माँ। ये सुनते ही जमुना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। खुशी से वो अपनी बेटियों को गले लगा लेती है और वो फूट फूट कर रोती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे जमुना की बेटियों ने अब खुद का अपना सुंदर सा घर खरीद लिया था, जिसमें वो पांचों बेटियों और जमुना खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से जमुना के पेट में दर्द होता है और इस दर्द से जमुना की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। लेकिन प्रिया और काजल दोनों जमुना को अस्पताल में एडमिट करवाती हैं। जिस हॉस्पिटल में वो दोनों डॉक्टर थीं, प्रिया और काजल दोनों अपनी माँ का ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं। ट्रीटमेंट के दौरान ही जमुना की मौत हो जाती है और जमुना की मौत का कारण किडनी फेलियर था। माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? अभी तो हमें आगे अपने और भी सपने पूरे करने हैं, लेकिन तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी ये किडनी कहाँ गई? कब तुमने किडनी का ऑपरेशन कराया? अगर तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला तो माँ क्यों बोला? जमुना की मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल में ही सुमित्रा और बबीता भी आ जाती हैं। बबीता जमुना की पांचों बेटियों को सारी सच्चाई बताते हुए कहती हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी किडनी को दांव पर लगा दिया था। माँ, जितना अनमोल उपहार हम बच्चों के लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष किए हैं। हमेशा अपनी माँ का नाम ऊंचा रखना। जमुना जहां भी रहेगी तुम्हें खुश और कामयाब होता हुआ देखकर बहुत खुश होगी। बबीता की बातें सुनकर पांचों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। रिश्ते तो बहुत है जिंदगी में, पर माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। बिना किसी बनावट के इसमें प्यार और स्नेह भरपूर होता है। देहरादून के एक मोहल्ले में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ और 3 छोटी बहनों प्रिया, माधवी और शीतल के साथ रहता था। अर्जुन का परिवार गरीब था, लेकिन एक दूसरे का साथ उनके लिए दुनिया की किसी दौलत से ज्यादा था। अर्जुन एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। एक रोज गाड़ी ठीक करते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। अरे अर्जुन, तेरे हाथ से तो खून निकल रहा है, चल डॉक्टर के पास चल। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी खरोच है बस। तू भी ना बहुत जिद्दी है, यही रुक, मैं पट्टी लेकर आता हूँ। विनोद अर्जुन की चोट पर दवा लगाकर पट्टी कर देता है। शाम को अर्जुन बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंचता है तो उसके हाथ की पट्टी देखकर शीतल झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। भैया, आपको ये चोट कैसे लगी? चोट? कैसी चोट बेटा? कुछ नहीं माँ, काम करते हुए थोड़ी सी खरोच आ गई, लेकिन चोट से ज्यादा तो विनोद ने पट्टी कर दी। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात कैसे नहीं है? एक ही भाई है हम तीनों का। उसे कुछ हो गया तो हम परेशान नहीं होंगे क्या? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो दीदी ने माँ से लड़कर आपकी पसंद की खीर बनाई है। सच में? ये हुई ना बात, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। कुछ ही देर में प्रिया सभी के लिए खाना लगाती है। अर्जुन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन खा नहीं पाता। उसे दिक्कत में देखकर तीनों बहनें खाने का निवाला लेकर उसे खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। ये देखकर करुणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं अगर मर भी जाऊं ना तो भी मुझे कोई गम नहीं है। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम भाई बहनों का प्यार देखकर मेरे मन को शांति मिलती है। भगवान ये प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपनी माँ के आंसू पोंछता है, फिर एक एक कर तीनों बहनों के हाथ से खाना खाता है। समय बीतता है। अर्जुन अपनी तीनों बहनों की शादी अच्छे घर में कर सके, इसके लिए वो दिन रात बहुत मेहनत करता है। एक रोज अर्जुन के पड़ोस में रहने वाली कमला की जान पहचान से अर्जुन की बहनों के लिए रिश्ता आता है। सारी बातचीत हो जाने के बाद जब लड़के वाले घर से चले जाते हैं तो करुणा कहती है, भगवान की कृपा से तीनों बहनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आए हैं। मैं तो कहती हूँ देरी मत कर बेटा। माँ, हमारी शादी के मामले में आप तो हमेशा ही घोड़े पर सवार रहती हो। माना अच्छे घर से रिश्ता है, लेकिन दान दहेज लिए बिना तो कोई शादी नहीं करता ना। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। रहने दो भैया, इस घर की हालत हमसे छुपी नहीं है, इसलिए एक एक करके शादी हो तो ही ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी हम तीनों एक साथ ससुराल चले जाएंगे तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा?
मैं तुम तीनों की चिंता समझता हूं, लेकिन किस्मत से तुम तीनों के लिए एक इतना अच्छा रिश्ता आया है कि हम इसे ठुकरा नहीं सकते। अर्जुन अपनी तीनों बहनों को शादी के लिए मना लेता है और जो भी बचत उसने अब तक की थी वो और कुछ कर्जा लेकर तीनों बहनों की शादी कर देता है। विदाई के समय तीनों बहनें अर्जुन को गले लगकर बहुत रोती है। भगवान तुम तीनों के जीवन को खुशियों से भर दे। समय समय पर अपने भाई और अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आती रहना बेटियों। इस तरह अर्जुन अपनी तीनों बहनों को विदा करता है। 3 महीने का समय बीत जाता है। इस बीच तीनों बहनें कभी ना कभी अपने मायके चली आती। एक रोज अचानक ही करुणा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बेटा, बहुत दिन हो गए, अपनी बेटियों को देखने का बहुत मन कर रहा है। माँ, कल ही तो प्रिया से फोन पर बात हुई थी। हाँ, कल बात हुई थी। क्या करूं, अब इस बुढ़िया को कुछ ज्यादा याद भी नहीं रहता। कोई बात नहीं, कल मैं तीनों से बात करता हूँ। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, तीनों में से कोई ना कोई तो आपकी देखभाल के लिए आ ही जाएगी। तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, बस खाना बना ही रहा हूँ। तू कैसे बनाएगा खाना? तुझसे नहीं होगा। ला, मैं करती हूँ। बिल्कुल नहीं, खबरदार जो आप बिस्तर से उठी। मैं कर लूंगा, आप आराम करो। अर्जुन जैसे तैसे कच्चा पक्का खाना बनाकर अपनी माँ को देता है और दवाई खिलाकर उसके पैर दबाने लगता है। अगले दिन वो गैरेज से ही अपनी छोटी बहन शीतल को फोन करता है। हेलो शीतल, कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया, बताइए किस लिए फोन किया? वो तुझे बताया था ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू घर पर आ जाती तो माँ को तसल्ली हो जाती। भैया, यही तो दिक्कत है। देखो ना, ये बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। माँ जी भी कुल देवी के मंदिर गई है। ऐसे में मैं भी घर से बाहर गई तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। आप कहो तो मैं इन्हें बोलकर कुछ पैसे भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, काम भी करना है ना। इतना कहकर अर्जुन कॉल कट कर देता है और अपनी दूसरी बहन माधवी को कॉल करता है, लेकिन वो भी कोई बहाना बनाकर घर आने से मना कर देती है। अपनी बहनों का ऐसा व्यवहार देखकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। शाम को वो थका हारा घर पहुंचता है तो माँ करुणा की तबीयत और भी बिगड़ चुकी थी। उसके चेहरे की पीली रंगत और कमजोर सांसें देखकर अर्जुन का दिल बैठ जाता है। माँ, आंखें खोलो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, तू तो हमेशा से ही मेरा सहारा रहा है। तुझसे अच्छा बेटा किसी को ना मिले। माँ, आप ये सब मत बोलो, डॉक्टर अभी आते होंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर करुणा की जांच करता है और करुणा को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की बात करता है। अर्जुन तुरंत करुणा को लेकर अस्पताल पहुंचता है। करुणा का इलाज शुरू होता है। इस बीच अर्जुन फिर से माधवी को कॉल करता है। हेलो माधवी, माँ की हालत अब बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि समय कम है, तू आ सकती है? भैया, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं आ सकती। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद वो प्रिया को कॉल करता है। भैया, मैं तो सोच ही रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन इन दिनों हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। सब सामान पैक हो रहा है। वैसे डॉक्टर ने क्या बताया? बस इतना कि ज्यादा वक्त नहीं है। भैया, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अमीर घर में शादी होने के बाद उसकी बहनें इतना कैसे बदल गई। उसी रात अस्पताल में करुणा की हालत और बिगड़ती जाती है। अर्जुन बेटा, अपनी अमीर बहनों से कहना कि अब कभी मायके आने की जरूरत नहीं है। मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना। माँ, ऐसा मत कहो, अभी आपको कुछ नहीं होगा, आप बस जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन सुबह सूरज उगने से पहले ही करुणा की सांसें थम जाती है। अस्पताल में अकेला बैठा अर्जुन रोता रह जाता है। डॉक्टर उसे देखकर चुपचाप सिर झुका लेते हैं। अर्जुन माँ के पार्थिव शरीर को घर लेकर आता है। मोहल्ले के लोग और पड़ोसी उसकी मदद करते हैं, लेकिन बहनों में से कोई भी नहीं आता। अंतिम संस्कार की रात अर्जुन अकेले बैठा माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है। माँ, मुझे माफ करना, तुम्हारा ये गरीब बेटा तुम्हें बचा नहीं पाया और अब तुम्हारी बेटियों ने भी मुंह मोड़ लिया है। शायद अब मैं ही सबके लिए बोझ बन गया हूँ।
कुछ दिन बीतते हैं कि जिस गैरेज में अर्जुन काम करता था वो भी बंद हो जाता है, जिससे अर्जुन की नौकरी छिन जाती है। अपना खर्चा चलाने के लिए वो एक फैक्ट्री में काम पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी फैक्ट्री को प्रिया का पति खरीद लेता है और फैक्ट्री में एक पूजा रखता है, जहां अर्जुन की तीनों बहनें अपने परिवार के साथ आती है और अर्जुन को वहां काम करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। ये भैया मजदूरों के कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, फैक्ट्री तो जीजा जी ने खरीदी है ना, उन्हें पता होगा। देखो, जो भी बात है यहाँ से बाहर जाकर करेंगे। अभी किसी ने हमें भैया से मिलते देख लिया तो जीजा जी और हमारे पतियों की क्या इज्जत रह जाएगी। तीनों अमीर बहनें अपने रुतबे का ख्याल रखते हुए अपने मजदूर भाई को देखकर भी अनदेखा कर देती है। ये देखकर अर्जुन को बहुत दुख होता है और वो घर लौट आता है। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला उसके लिए खाना लेकर आती है। ले बेटा, खाना खा ले, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। अकेले जीवन गुजारना बहुत कठिन होता है। कमला बोल ही रही होती है कि तभी अर्जुन की तीनों बहनें वहां आती है। भैया, आप फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? अगर इनकी नजर आप पर पड़ जाती तो वो क्या सोचते? और नहीं तो क्या, पहले आप ये बताइए कि आप वहां मजदूरों के कपड़ों में क्या कर रहे थे? अरे चुप करो तुम तीनों, कैसी बहनें हो? शादी के बाद तीनों अमीर क्या हो गई, अपने गरीब भाई की कोई कदर ही नहीं। कमला आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही है हमसे? सही कह रही है वो। अरे माँ के बीमार पड़ने पर, यहाँ तक कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी तुम तीनों यहाँ पर नहीं आई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा गरीब भाई किस हालत में जी रहा होगा। और आज आई भी तो ये पूछने कि मैं उस फैक्ट्री में क्या कर रहा हूं। मजदूरी करता हूं मैं वहां, समझी? तुम तीनों निकल जाओ यहां से। अर्जुन की बात सुनकर तीनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। भैया, हमें माफ कर दीजिए, हम तीनों अपनी जिंदगी में इतनी खो गई कि आपका और माँ की खबर भी नहीं ले पाए। हाँ भैया, हम ये भूल गए कि हमें ये अमीरी की जिंदगी आपकी वजह से ही मिली है। तीनों को अब पछतावा हो रहा होता है कि जब अर्जुन को और माँ को उनकी जरूरत थी तब वे साथ नहीं थी। अर्जुन बस उनसे एक ही बात कहता है, तुम तीनों भले ही अपने गरीब भाई को भूल जाओ, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरी 3 अमीर बहनें हैं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। समय बीतता है। अर्जुन अपने अकेलेपन को ही अपनी ढाल बनाता है और मेहनत कर अपना एक छोटा सा गैरेज खोलता है। और फिर कमला उसकी शादी सुमन नाम की एक सुशील लड़की से करवा देती है, जो जीवन में आने वाले दुख सुख में हमेशा उसका साथ देती। इस तरह अर्जुन अपनी जिंदगी के दुखों को भूलकर आगे बढ़ जाता है।